हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। स्टूडेंट देखो अपने पढ़ रहे थे संकुल योगी के बारे में। संकुल योगी के बारे में हमने विस्तारित कुछ अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे जो आपका नया लेसन होगा, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो है ना संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जो केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इनसे संबंधित लेसन है अपने डी ब्लॉक। कौन सा? ये किस ब्लॉक के तत्व है? डी ब्लॉक के तत्व है। कौन से ब्लॉक के तत्व है स्टूडेंट? डी ब्लॉक के तत्व है। तो हम इनके बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, डी ब्लॉक स्टूडेंट, इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 अंक के, और 3 अंक के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीनों एक एक नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? एक एक नंबर। 1 + 1 + 1 कितने हो जाएंगे? कुल अंक 3 अंक। इस प्रकार के बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, यानी जो आपका एग्जाम पेपर होगा उसके शुरू में ही ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शुरू के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी 1 से लगभग 8 तक स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 से लेकर जो 8 तक क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट। देखो डी ब्लॉक के तत्व सुनो, एक तो परिभाषा सुनो। डी ब्लॉक के तत्व कौन कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व किसे कहा जाता है? यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? डी उपकोष में भरा जाता है, वह डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी उपकोष में भरा जाता है, उपकोष में भरा जाता है, वह क्या कहलाता है? वह डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है, वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है वह डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब यह तो वह डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के स्टूडेंट परिभाषा क्या होगी? वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी उपकोष में जाएगा। जो डी उपकोष होता है ना उसमें जाएगा, तो वह क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब देखो स्टूडेंट सुनो, बात सुनो डी ब्लॉक के तत्व। अब बात आ गई डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-1 d 1 सेकेंड और ns 1 से 2, ns 1 से 2। देखो यहां n बराबर क्या होती है? कोष की संख्या। अगर अपने यहां पर क्या रखेंगे? 4 रखते हैं। यहां पर क्या रखेंगे? 4 4s 1 से 1, और देखो n-1 यानी 4 में से 1 कम हो गया तो क्या होगा? 3d 1 सेकेंड। यह विन्यास हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अब देखो जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के तत्वों में सामान्यतः कितनी श्रेणी में बांटा गया? 3 श्रेणियों में बांटा गया है डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः। अब देखो एक बात और है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं तो स्टूडेंट? संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व क्यों कहलाता है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन है वो देखो S, ये S इसके अंदर की ओर जो S, ये देखो पहला कोष है। मैं एक परमाणु की संरचना बनाता हूं स्टूडेंट। मैं क्या बनाता हूं? एक परमाणु की संरचना बनाता हूं। यह परमाणु की नाभिक है, यह पहला कोष, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा। यह बाहरी कोष कौन सा हुआ स्टूडेंट? चौथा हुआ। कौन सा हुआ? यह एक परमाणु की संरचना हो गई। यह परमाणु की नाभिक, यह इसका पहला कोष तो 1s। अब 2 नंबर पर बात आती है तो 2s भी आता है और 2p भी आता है ना, और 3 पर आती है तो 3s भी आता है, 3p आता है और 3d आता है, और 4p भी आता है,
4d भी आता है और 4f। ये देखो, यह पहला कोस है, ये कोस है, कक्षक नहीं है, ये क्या है, कोस है। ये नाभिक है, ये परमाणु की नाभिक है, ये कोस है, पहले कोस, दूसरा कोस, तीसरा कोस, तीसरे कोस में कौन आ जाता है, 3d उपकोष आ जाता है। यानी यह कोष आगे किसमें बटे होते हैं, उपकोष में बटे होते हैं। देखो पहला होता है कोष, फिर आते हैं उपकोष और फिर होते हैं कक्षक। जो कोष होते हैं वो के एल एम एन होते हैं या 1 2 3 4 रूप से होते हैं। उपकोष होते हैं वो एस पी डी एफ होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, एस पी डी एफ होते हैं। और जो कक्षक होते हैं, जो एस कक्षक है, जो एस उपकोष कितने कक्षकों में बटा होता है, 1 में, और ये कितने में बटे होते हैं आगे 3 में, ऐसे इनके जो टुकड़े किए जाएंगे तो वो कक्षक बनेंगे। वो क्या बनेंगे, कक्षक बनेंगे। ये स्टूडेंट आपने अच्छी तरह से किन में पढ़ी थी, 11th में पढ़ी थी। अब मेरे को बताओ, अब जो है ना डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है स्टूडेंट, देखो डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2। ये डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यह डी ब्लॉक का क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखो जो s कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। यानी यहाँ पर 4s मिलेगा, तो 4s में 2। अब पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन अपने कम ऊर्जा कक्षक में भरे जाते हैं। कम ऊर्जा कक्षक किसकी ओर है, बाहर की ओर है। कम ऊर्जा कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब किस में भरे जाएंगे, उच्च ऊर्जा कक्षक में। इस 4s के बाद कौन आता है, 3d आता है। देखो स्टूडेंट कक्ष इलेक्ट्रॉनों का विन्यास लिखने के लिए मूंड का नियम देखो, कक्षकों का ऊर्जा का क्रम देखो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ये तो आपने लिख दो वैसे, ऊर्जा का क्रम इससे ज्ञात किया जा सकता है। देखो 1s से ऊर्जा किसकी ज्यादा है, 1s के बाद कौन आएगा, 2s 2s के बाद स्टूडेंट कौन है, 2p 2p के बाद कौन है, 3s 3s के बाद यहां नीचे रह जाएगा आगे की ओर 3p 3p के बाद कौन है, 4s और 4s के बाद कौन है, 3d। अब देखो ऊर्जा तो 4s की कम है, ऊर्जा तो 4s की कम है, परंतु इसलिए इलेक्ट्रॉन तो किस में आएगा, पहले 4s में आएगा। और जो 4 यानी 4 क्या है, कोष को दर्शाता है। ये 4 किसको दर्शाता है, कोष को। तो यह जो 4s है ये बाहर की ओर, जब परमाणु की संरचना देखते हैं तो ये बाहर की ओर होता है, और d होता है वो अंदर की ओर स्थित होता है। 4s2 में बढ़ने के बाद अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो परमाणु संरचना में पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इस कक्षक में, या 4s उपकोष में जाएगा। क्यों जाएगा स्टूडेंट, इसकी ऊर्जा कम है। ऊर्जा इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, जिसकी ऊर्जा कम होती है। पहले उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे स्टूडेंट जिनकी ऊर्जा कम होती है। तो हम ऊर्जा उपकोषों या कक्षकों की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए यह क्या है, इस आरेख से ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। इस आरेख से ऊर्जा कक्षकों की ऊर्जा का क्या बनाया जा सकता है, एक क्रम बनाया जा सकता है। ये हमने 11th में अच्छी तरह से पढ़ा था। अब देखो 4s बाहर की ओर, d अंदर की ओर, तो 4s में भर के उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, d में जाता है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, यानी संक्रमण कर, अंदर की ओर क्या कर रहा है, संक्रमण। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संक्रमण। तो क्वेश्चन आ जाए, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो यह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो देखो बाहर की ओर कौन होगा, बाहर की ओर s स्थित होता है, अंदर की ओर d स्थित होता है। इसलिए ध्यान रखना, बाहर की ओर क्या है, d s है, अंदर की ओर d है। और ये मान, और ऊर्जा का क्रम देखें तो 4s की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। 4s की ऊर्जा कम होती है। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ये 4s बाहर की ओर स्थित होता है परमाणु संरचना में। परमाणु संरचना के दौरान 4s बाहर की ओर, d 3d अंदर की ओर। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात आएगी तब यानी 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे और पहले भरे भी इसमें जाता है क्योंकि इनकी ऊर्जा कम होती है। और त्यागने की बात आएगी, पहले इसमें भरेंगे बाद में इसमें भरेंगे, क्यों, इसकी ऊर्जा कम होती है। त्यागने की बात आई तो इलेक्ट्रॉन त्यागे भी इससे जाएंगे, त्यागे भी इससे जाएंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहा है, त्यागे इससे जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बाहर की ओर होता है। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे फिर अंदर से निकाले जाते हैं।
अब देखो स्टूडेंट, ये तो सामान्य बात। अब डी ब्लॉक, अब आगे देखो, इस डी ब्लॉक के तत्वों को सामान्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में बांटा गया। इनमें इनका अध्ययन हम 3 श्रेणी के अंतर्गत करेंगे। कौन कौन सी श्रेणी? देखो, 3D श्रेणी, नंबर 1 3D श्रेणी, नंबर 2 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। मुख्य रूप से 3 है, और ये जो 6D श्रेणी वो अपूर्ण है। क्या है स्टूडेंट? ये अपूर्ण है, ये अधूरी है। अब देखो, मैं इन तत्वों का नाम लिखता हूं। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, इस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। स्टूडेंट देखो, डी ब्लॉक के तत्वों को, कौन से ब्लॉक के तत्वों को? डी ब्लॉक के तत्वों को, या किनको? संक्रमण तत्वों को। इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहर से अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? संक्रमित करता है। बाहर के कोष भरने के बाद अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। और 3D में पहले आता है स्केडियम, जानते हैं ना? 3D श्रेणी यह कहां से शुरू होती है? तीसरे वर्ग। ये वर्ग कौन सा? तीसरा वर्ग। डी ब्लॉक कौन से वर्गों में विभाजित होता है? आवर्त सारणी में 3 से लेकर वर्ग कितने होते हैं? कुल देखो स्टूडेंट, 12 वर्गों तक होते हैं। कितने स्टूडेंट होते हैं? 12 वर्ग। इसके बाद ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये वर्ग किसका निर्माण करते हैं? ये स्टूडेंट पी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। ये ब्लॉक कौन सा आ जाता है? ये आ जाता है अपना पी ब्लॉक। वो कौन सा ब्लॉक आ गया? पी ब्लॉक स्टूडेंट। और इधर देखो, यह जो आपका इस साइड और कौन सा ब्लॉक आ जाता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक किन से मिलकर बना होता है? प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग से, 2 वर्ग। तो वर्ग बाकी कौन से रहेंगे? बीच वाले। कौन से बीच वाले? यानी 3 से लेकर 12। तो तीसरे वर्ग में पहला तत्व आता है कौन सा? स्केडियम। फिर आता है स्केडियम, टाइटेनियम, या नाम याद कर लेना, वंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज। देखो स्टूडेंट, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और ये लो जिंक। यह आपका 12वां वर्ग है। यह एक बार थोड़ा सा और लिख देता हूं दोबारा। देखो, स्केडियम तीसरा, स्केडियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये 12वां वर्ग कंप्लीट हो गया। देखो, इसका परमाणु क्रमांक क्या आता है? 21, 22 स्टूडेंट, 22 लिख दोगे ना? 22। इसका होता है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ऐसे कह सकता हूं स्टूडेंट, जो 3D श्रेणी होती है, ये तो डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जो 3D श्रेणी होती है स्टूडेंट, यह इधर एस ब्लॉक है। जो 3D श्रेणी होती है, 3D श्रेणी ये वाली, ये कहां से प्रारंभ होती है? ये कहां से शुरू होती है? ये स्केडियम 21 से लेकर कहां तक संपन्न होती है? ये जिंक 30 तक संपन्न होती है। ये होती है 3D श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी? 3D श्रेणी। ये कौन से तत्व से प्रारंभ होती है? स्केडियम। और कहां तक चलती है स्टूडेंट? ये जिंक तक चलती है। क्या कहां तक चलती है स्टूडेंट? जिंक तक चलती है। अब देखो 4D श्रेणी। 4D श्रेणी देखो स्टूडेंट, इसमें 18 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 39। यानी 4D श्रेणी आपके 39 से लेकर इस 48 तक चलेगी। कहां तक चलेगी? 48 तक। अब देखो, ये 4D श्रेणी, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रूह, रहाय, पड़े, आग में कूद जा। ये हुआ 4D श्रेणी। ये 4D श्रेणी याद कैसे करोगे? 39, इसका परमाणु क्रमांक लिखो, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48।
देखो कैसे याद करोगे, लिख देता हूं, यारी, इसके लिए भी दे, इसके नीचे वाले के लिए क्या है, यारी जरा निभा मौत तक रूह रहे पड़े आग में क्या है, कूद जा, आग में कूद जा। इस प्रकार से ये तत्वों को याद कर लेना। यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए कौन सी श्रेणी रहेगी, 3D श्रेणी रहेगी। अब स्टूडेंट ये 3D श्रेणी कहां से शुरू होती है, यह इट्रियम और कैडमियम तक, ठीक है ना, इटेरियम से लेकर कैडमियम तक, कहां तक है, कैडमियम तक। इटेरियम से कैडमियम तक कौन सी श्रेणी है, 4D श्रेणी है। अब मेरे स्टूडेंट देखो 5D श्रेणी, और किस श्रेणी के तत्व, 5D श्रेणी के, ला इसको स्टार लगा देखो, ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रे, ये क्या, रू आयु है, वरना, ला हफ्ता वरना ओस इर पिट एजी एयू। स्टूडेंट में देखना, यानी यह 39 में 32 जोड़ना कितना आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये 57 और ये 72, ये क्या 80। यानी यह जो है आपकी, यह 5D श्रेणी, कौन सी श्रेणी, 5D श्रेणी। ये जो लेथेनम, यह तत्व लेथेनम, स्टूडेंट ध्यान से सुनो, लेथेनम 57 के बाद के तत्व, बीच में 14 तत्व नहीं है, देखो 14 तत्व नहीं है। इसके बाद क्या है, ये HF 72 से लेकर यह कहां तक चलती है स्टूडेंट, यह चलती है आपकी 80 तक चलती है स्टूडेंट। कहां तक चलती है, AU तक चलती है, AU तक। यह कौन सी श्रेणी है, यह है आपकी 5D श्रेणी। कौन सी श्रेणी, 5D श्रेणी, यह ध्यान रखोगे 5D श्रेणी। अब देखो स्टूडेंट, याद कैसे करोगे आप इसको, इसको मैं लिखता हूं, लेथेनम तो याद ही होगा आपको, ला हफ्ता देखो, ला हफ्ता वरना वरना ओस इर पिट एजी सिल्वर होता है, AU क्या होता है, गोल्ड। ये आपकी 5D श्रेणी होगी। और 6D श्रेणी क्या है, एप्रोन है। इस प्रकार आप डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अब स्टूडेंट, यह तो याद करने की बात होगी। अब स्केडियम, टाइटेनियम, वनडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यह श्रेणी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके तत्वों को आपको याद हो चाहे ना हो, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया आपका। और 6D श्रेणी एपूर्ण है। इनको तो थोड़ा सा याद ऐसे ही कर लेना, बढ़ना, यारी जरा निभा मौत तक रू रहे RH है, ये RH, रू रहे पड़े आग में कूद जा, ला हफ्ता वर ओस इर पिट सिल्वर गोल्ड।
और ये 6D श्रेणी क्या है, अपूर्ण है। अब मेरे स्टूडेंट देखो ये 3D श्रेणी है, इसका प्रारंभ कहां से होता है, ये तीसरा वर्ग, और ये वर्ग डी ब्लॉक का अपना स्टार्ट कहां से होता है, तीसरे वर्ग से, ये हुआ तीसरा वर्ग। और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट बीच में 14 तत्व आएंगे और वो 14 तत्व लेथेनाइड के होंगे, लेथेनम के बाद के तत्व होंगे, इसलिए लेथेनाइड के तत्व कहलाते हैं, लेथेनाइड्स तत्व कहलाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और देखो यह जो है ना आपका डी ब्लॉक है, ये कौन से आवर्त से शुरू होता है, ये चौथे आवर्त से शुरू होता है। क्यों चौथे आवर्त से शुरू होता है, क्योंकि चौथे कोष में पहला इलेक्ट्रॉन जाता है, चौथा कोष में पहला इलेक्ट्रॉन जाता है। अब इसका पहले ही क्वेश्चन ये रहने के बाद इसका पहले क्वेश्चन ये रहता है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। देखो संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, स्टूडेंट ध्यान से सुनो, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। यह एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, संक्रमण तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में हर वर्ष पूछते हैं इसे, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। अब संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, परिभाषा सुनो, और ये कैसे क्वेश्चन आता है, किसे कहते हैं। देखो वे तत्व जिनका डी उपकोष रिक्त होता है या अपूर्ण होता है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। जिनका डी उपकोष रिक्त होगा ना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जिनका रिक्त होगा ना वही कहलाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और शर्त क्या होनी चाहिए, रिक्त कब होना चाहिए, परमाणु अवस्था में भी डी उपकोष रिक्त होना चाहिए, परमाणु व आयनिक दोनों अवस्था में होना चाहिए, परमाणु व आयनिक दोनों अवस्थाओं में डी उपकोष क्या होना चाहिए, रिक्त हो। अब परमाणु व आयनिक दोनों अवस्थाओं में क्या होना चाहिए, डी उपकोष रिक्त होना चाहिए, वही तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब मेरे स्टूडेंट जो 3D श्रेणी है, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और देखो, ये तो आपको याद ही है वैसे भी, 11th में पढ़ी थी आपने, स्केडियम, टाइटेनियम, वनडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये हुआ स्टूडेंट 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 30। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखो, यानी ऑर्गन AR क्या होता है 18, 18 के बाद के तत्व है ये, तो लिख सकते हैं ना 18। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करेंगे, AR 18 बराबर, जैसे स्केडियम के लिखना है, स्केडियम का लिख रहे हैं AR 18 हो गए, 18 और 3 कितने होते हैं 21, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे 4s2, 4s2 क्या होता है, ये देखो 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। अब देखो इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, पहले बता मेरे को, ये देखो d, इस 4s के बाद में d में आएगा ना, तो देखो 4s2 18 तो 20 और 3d 1, 18 20 और 21, ऐसे इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, 20 2 22, 20 3 23, 20 और 4 24। अब देखो, अब यह क्या होगा, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, इसमें क्या हो जाएगा, ये 4s1 और 5d 3d क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद 4s2, ये मैं बताऊंगा क्यों हो जाता है, 20 क्या हो गया स्टूडेंट, अच्छा, ये 5 है, देखो 20 5 25, 20
4s और 3d 7, 4s 2 20 और 3d 8 28, 20 और 3d 9। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा, इसमें एक आ जाएगा, 10 हो जाएंगे और ये एक 4s और 3d 10 4s। अब देखो मेरे स्टूडेंट, ये हुआ इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप जानते हो ये 11th में सीखी हुई बातें हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो स्टूडेंट, फिर आप कहोगे कि यानी 4s को उसमें इलेक्ट्रॉन क्यों भरा जाता है? क्योंकि 4s की ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। इसके बाद में किस में भरा जाएगा? d उपकोष में जाता है। स्टूडेंट इन तत्वों को आप याद करने की कोशिश करना। अब मैं कहता हूं संक्रमण, ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन, अब देखो एक इसमें 4s2 आना था और 3d 5 कर दिया मैंने, तो इस ऐसा क्यों किया? क्योंकि अर्धपूरित यानी d उपकोष क्या हो जाता है? 5 हो जाते हैं और d में कितने भरे जाते हैं? 10। या तो पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है या अर्धपूरित कक्षक क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए इन दोनों की ऊर्जा तो लगभग समान है। 3d और 4s की ऊर्जा लगभग क्या है? समान है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? 5 में चला जाएगा, जिसके कारण ये इसको क्या मिल जाता है? अधिक स्थायित्व मिल जाता है। अब देखो इधर यहाँ पर देखो कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन क्यों चला गया? क्योंकि अर्धपूरित और पूर्ण भरे हुए कक्षक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। दोनों की ऊर्जा समान होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति कर जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? d10 हो जाता है। अब मेरे स्टूडेंट सुनो, 3 संक्रमण तत्व कौन से कहलाते हैं? जिनका d उपकोष क्या होता है? रिक्त होता है। d उपकोष भरा हुआ, देखो जिंक का भरा हुआ 3d10 है, 3d10 है। तो इसलिए क्वेश्चन आ जाता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, नीचे की ओर कौन आता है? कैडमियम और मरकरी, यह संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। या जिंक, कैडमियम संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहलाते हैं? क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि इनका d उपकोष क्या भरा होता है? पूर्ण रूप से भरा होता है, परमाणुीय अवस्था में भी भरा होता है। और इसका देखो, अब आप कह दोगे भाई कॉपर भी संक्रमण तत्व नहीं है, पर तो स्टूडेंट कॉपर संक्रमण तत्व है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो आयनिक अवस्था होती है ना, यानी कॉपर किस अवस्था में पाया जाता है? कॉपर +2 अवस्था में पाया जाता है। कॉपर जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2। तो एक इसका निकल जाएगा, एक इसका निकल जाएगा। परंतु जिंक है ना, जिंक की भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जिंक देखो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जिंक 4s का इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, d के इलेक्ट्रॉन, d क्या है? d उपकोष पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए यह परमाणुीय अवस्था में भी, देखो आप इसको ऊपर की ऐसे में देखो, परमाणुीय अवस्था में d उपकोष पूर्ण भरा हुआ और आयनिक अवस्था क्या है इसकी? जिंक +2 अवस्था में भी इसका इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए हैं। और कॉपर में देखो परमाणुीय अवस्था में तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, परंतु आयनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि एक s का जाएगा और 3d क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3d क्या हो जाएगा? 9। तो d उपकोष क्या हो गया? रिक्त हो गया। स्टूडेंट इस d ब्लॉक के कुल तत्व कितने हैं? यानी 3 श्रेणियां आपकी, 3d श्रेणी, 4d श्रेणी, 5d श्रेणी। इनको आप कल याद करके लाना और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखना, इनका परमाणु क्रमांक देखना, बाकी अपने कल पढ़ेंगे। आप इन तत्वों को एक बार याद करके आओ। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, इनके भौतिक और रासायनिक गुण, इनके विशेष गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।